बच्चों, मैंने आपके पाठ को यहाँ छोड़ा था कि एन के अनुसार औरतों को उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम हैं। सक्षम यानी शक्तिशाली। पुरुष ही कमाकर लाता है, बच्चों को पालता पोसता है, क्योंकि वो धन लाता है घर में, इसलिए धन से ही बच्चे पाले और पोसे जाते हैं, और जो मन में आए करता है। पुरुषों पर कोई अंकुश नहीं है, ऐसा एन कहती है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। सौभाग्य से शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यहाँ इन शब्दों पर ध्यान देना होगा, निरंतरता, मानव जाति की निरंतरता, यानी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन, ये केवल स्त्रियों के कारण ही इस धरती पर होती है। अगर स्त्रियां न हो तो इतनी तकलीफ सहकर स्त्रियां बच्चों को जन्म न दें तो मानव जाति की निरंतरता यानी मानव जाति एक पीढ़ी के बाद समाप्त हो सकती है। तो इतनी तकलीफों से गुजरने के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद भी उनको वह सम्मान प्राप्त नहीं होता जितना कि सिपाहियों को होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, एन का ये मानना है कि सिपाही जब किसी युद्ध पर जाते हैं, जंग पर जाते हैं, तो वे या तो जीत कर वापस लौटते हैं या वे शहादत को प्राप्त करते हैं। यदि वे जीत कर लौटते हैं तो जीत का सेहरा उनके सिर पर बांधा जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से और उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। यदि वे शहीद हो जाते हैं तो भी देश और देश के सभी बड़े आला अफसरान आदि उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान को गंवाया है। लेकिन स्त्री जो एक बच्चे को जन्म देने के लिए पहले 9 महीने और जन्म देने के समय, हो सकता है बच्चों आप जिस उम्र में हैं, मेरी ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगे। पिछली कक्षा में भी जब मैं ये बात बोल रही थी तो मुझे इस बात का एहसास है कि आपको ये बात अटपटी लग सकती है, क्योंकि अभी आप उस परिपक्वता के स्तर पर, मैच्योरिटी के उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी आपको समझना होगा, क्योंकि एन 13 साल की उम्र में इस बात को समझ सकती थी, तो आप तो उससे बड़े ही हैं। तो एन ये कहती है कि एक बच्चे को जन्म देने में और उससे पहले 9 महीने उसको अपने गर्भ में रखने में एक माँ जितना संघर्ष करती है उतना सिपाही नहीं करते। फिर भी उसके इस संघर्ष को किसी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि पुरुष उन्हें बाध्य करते हैं कि वे उनके अनुसार बच्चों को जन्म दे। और ये बात कोई बहुत अनोखी नहीं है। भारत में भी, हमारे अपने देश में भी हम ये देखते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है भारत में भी। यहाँ भी औरतें कितने बच्चों को जन्म देंगी या किस बच्चे को कब जन्म देंगी, कब कितने बच्चे उनके परिवार में होने चाहिए, ये सब पुरुष निर्धारित करता है। स्त्री की इच्छा के अनुसार ये आज भी नहीं होता है। तो एन ने इतने वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले उन्होंने ये बात समझ ली थी और स्त्रियों की आजादी की बात की थी। एक बात एन ये भी कहती है कि उसे स्त्रियों से भी नाराजगी है। उसका मानना है कि स्त्रियां अपने अधिकार के लिए लड़ती नहीं हैं, वे चुपचाप इस शोषण को सहन करती रहती हैं, इस शोषण को वे स्वीकार कर लेती हैं। ये गलत है। आज शिक्षा के माध्यम से स्त्रियां थोड़ी जागरूक हो रही हैं और जागरूक होकर वे अपने कामों को न केवल घर में बल्कि घर के बाहर भी काम कर रही हैं। तो एन सिर्फ ये चाहती है कि समाज में औरतें जो योगदान देती हैं, केवल बच्चों को जन्म देने का ही नहीं, बच्चों को पालने का, पोसने का, उनको संस्कार देने का, उन्हें एक सही व्यक्तित्व देने का जो काम स्त्रियां करती हैं समाज में, उन कामों की सराहना की जाए। मैं अंतिम बात पर आ गई हूँ आज के पाठ की। उसके बाद हमें प्रश्नोत्तरी करनी है, आप जानते ही हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, अपने बारे में यानी आत्मकथा लिखता है, अपने जीवन के अनुभवों को लिखता है, तो उन अनुभवों को वह इसलिए लिखता है कि जो कुछ उसके मन में उथल पुथल है, जो भी वह अपने विचारों से सोच रहा है,
जो भी उसको बुरा लग रहा है, जो भी उसको अच्छा लग रहा है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके जो विचार हैं, वो सारे विचार, वे सारी इच्छाएं वह लिपिबद्ध कर सके। लिपि यानी लिख सके, लिपिबद्ध यानी ढंग से लिख सके। तो एन ने अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिपिबद्ध किया है। और उसने जब वो लिख रही थी ये डायरी, तब उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी डायरी संसार की श्रेष्ठ डायरीज में से एक मानी जाएगी उसकी मृत्यु के बाद। बच्चों, एक चित्र इसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम सीधे प्रश्नोत्तरी पर आएंगे। ये चित्र है बहुत ही भयावह, बहुत ही डरावना। ये कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर का चित्र है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यहूदियों के साथ नाजी सेना बहुत अत्याचार करती थी और सबसे पहले उनके कपड़े, उनके जूते छीन लिए जाते थे और उन्हें मरने के लिए बाध्य कर दिया जाता था इन कंसंट्रेशन कैंप्स में, इन यातना गृहों में बंद करके। यातना गृहों में उन्हें मारने के कई अलग अलग तरीके थे, जिनमें एक जहरीली गैस के चैम्बर में बंद करके भी उन्हें मारा जाता था। एक बार कंसंट्रेशन कैंप्स में पहुंच जाने का अर्थ कभी भी जिंदा बाहर आना नहीं होता था। ठीक ऐसा ही एन के परिवार के साथ हुआ। एन की बहन मार्गोट को सबसे पहले बुलावा आया, उसके बाद बाकी परिवार के सदस्य भी चले गए और फिर उनकी मृत्यु के बारे में एक सही तिथि, एक सही डेट आज तक पता नहीं है। केवल कह दिया गया, रजिस्टर में लिख दिया गया कि या तो उसकी मृत्यु फरवरी या तो मार्च 1945 में हुई। तो बच्चों, ऐसी दुर्दशा उस समय जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, एडोल्फ हिटलर के समय में यहूदियों का होता था। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं बेटा? पूछिए। मैम, जब सारे परिवार वाले कंसंट्रेशन कैंप में चले गए थे तो लेकिन उसके पिता तो बच गए थे पिता ना? बच गए थे। पिता घर से बाहर आते जाते रहते थे, जैसा कि आपको डायरी में भी पढ़ने को मिला है। और हमारे पिछले दो वक्ताओं ने, अनन्या मिश्रा और डॉक्टर अरविंद दीक्षित ने ये बताया है आपको कि पिता आते जाते रहते थे बाहर। तो उस समय जब गेस्टापो आकर के पूरे परिवार को और अज्ञातवास में रहने वाले सभी अन्य सदस्यों को पकड़ कर ले गई, उस समय ऑटो फ्रैंक बाहर थे और ऑटो फ्रैंक ने ही इस डायरी को छपवाया। ये हम बार बार जान चुके हैं, पहले भी हम इस बात को जान चुके हैं। हाँ जी बच्चों, और कुछ पूछना है आपको तो हम और चर्चा कर सकते हैं। बताइए, कोई और विचार इस पाठ के बारे में? क्योंकि अभी आपको प्रश्नोत्तरी करनी है, तो आपको प्रश्न अगर बना रहे तो उसका उत्तर भी पता होना चाहिए। बताइए मैम। हाँ बोलिए। मैम, पाठ से संबंधित नहीं है, लेकिन आपने एक बार बताया था कि उर्दू, जब आपने बताई थी उर्दू का मतलब टेंट होता है। जी जी जी। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की जो उर्दू बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि उर्दू का मतलब टेंट नहीं होता, उर्दू का मतलब आर्मी होती है। हाँ, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। बिल्कुल सही कहा, टेंट, क्योंकि शाब्दिक अर्थ उसका टेंट है। और उसके बाद उसमें रहती कौन थी? आर्मी रहती। आर्मी से मतलब सैनिक। मैंने आपको बताया था कि मध्य एशिया से आने वाले जितने भी सैनिक थे वे वहाँ, है ना, उन खेमों में। असल में टेंट कहने से थोड़ा एक दूसरा अंदाज हो जाता है, शब्द का अर्थ थोड़ा सा अंग्रेजियत में आ जाता है। उसे अगर आप खेमा कहेंगे, उसे आप अगर शिविर कहेंगे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उन शिविरों में वो सैनिकों के शिविर हुआ करते थे। सैनिक ही तो रहते थे, मध्य एशिया से आने वाले सैनिक वहाँ रुकते थे खैबर दर्रे के उस पार, और फिर खैबर दर्रे के माध्यम से वे भारत में आते थे। तो टेंट कहेंगे तो शायद किसी को थोड़ा सा आपत्ति भी हो सकती है। टेंट एक अंग्रेजी का शब्द है। अगर आप उसे खेमा कहेंगे, उसे अगर आप शिविर कहेंगे जिसमें सैनिक रहा करते थे, तो उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है पंकज? जी मैम। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको इस पाठ के बारे में? नहीं तो फिर हम अपनी शुरू कर सकते हैं। बहुत ही रोचक होने वाली है हमारी प्रश्नोत्तरी। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। मैम, इसमें एक शब्द है सेंधमारी। सेंधमारी मैं बताती हूँ। बच्चों, चोरी करने का एक तरीका
होता है सेंधमारी। सेंधमारी का जिक्र हमारी पहली वक्ता अनन्या मिश्रा ने किया था। तो सेंधमारी का मतलब होता है चोरी करने का एक ऐसा ढंग जिसमें बम लगाकर या बंदूकों के माध्यम से या किसी और विस्फोटक के माध्यम से दीवार को उड़ा दिया जाता है, दीवार को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया जाता है और दीवार में एक रास्ता बन जाता है। अब आप इस चीज को थोड़ा समझिए। आम तौर पर चोरी करने के लिए जब चोर आता है वह दबे पांव आता है, वह ऐसा चाहता है कि कोई उसे न देखे न कोई उसकी आहट को सुने। लेकिन यहाँ पर जो सेंधमारी वाली घटना है या सेंधमारी की बात है, तो दीवार को पूरा का पूरा तहस नहस करने के लिए, तोड़ने के लिए किसी विस्फोटक का प्रयोग किया गया, यानी आवाज हुई। यानी जो चोर हैं वे बहुत अधिक दुस्साहसी हैं, उन्हें इस बात से बिल्कुल डर नहीं लगता कि कोई उनकी आवाज को सुन लेगा और उन्हें पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब ये दुस्साहस कहाँ से आया? दुस्साहस आया उस भुखमरी से, उस गरीबी से जिसको कि वे लोग झेल रहे थे, जिसमें वे अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये भुखमरी, ये गरीबी किसके कारण आई? ये आई युद्ध के कारण। सारी चीजें युद्ध के उस समय के अनुकूल हैं, ये उसी के अनुसार लिखी गई हैं। युद्ध था, अर्थव्यवस्था डावाडोल थी, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, जो नौकरियां थी वे छूट गई थी, लोगों के घर बार जो बसे हुए थे, क्योंकि आपको पहले भी वक्ताओं ने बताया है कि हिटलर एक ऐसा शासक था जिसने न केवल सैनिक ठिकानों पर आक्रमण किए बल्कि बस्तियों पर भी आक्रमण किए। तो बस्ती की बस्ती उजड़ गई, अनेक लोग बेघर हो गए, अनेक लोगों ने अपने स्वजनों को खो दिया। तो ऐसे में जब अभी हम गोस्वामी तुलसीदास जी पढ़ेंगे तब भी आप देखिएगा कि पेट की आग कितनी बड़ी आग होती है। पेट की आग ऐसी आग होती है जो दुनिया को जलाकर रख सकती है। तो ये जो सेंधमार थे ये दीवार को उड़ा देते थे, किसी भी जो भी इनके पास विस्फोटक होता होगा, बम भी हो सकता है, बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे भी हो सकते हैं, पर आप ये सोचिए कि कितनी आवाज होती होगी। और दीवार को तोड़कर उस तरह से उड़ाकर वे अंदर घुस के चोरी करते थे। तो सेंधमार यानी दीवार को तोड़कर, दीवार को विस्फोटक से उड़ाकर जो लोग घरों में चोरी करते हैं उन्हें सेंधमार कहा जाता है। ये जो दीवार उड़ाने वाली जो एक पूरा मैं आपको जो बता रही हूँ इसको कहते हैं सेंध मारना। सेंध मारना यानी एक बनी हुई अच्छी खासी दीवार में से रास्ता बनाना। स्पष्ट है हिफ्सा? शुभांशी ने पूछा था। हाँ, स्पष्ट है बेटा? जी मैम। ठीक है, और कुछ पूछना? जी मैम। जी, और कुछ पूछना है आपको? क्या हम? नहीं मैम, बस। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैंने सोचा है कि हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। हम ग्रुप बनाएंगे कैसे? हम ग्रुप बनाएंगे ऐसे कि 12th A एक तरफ, 12th C एक तरफ, दो ग्रुप तो ये हो गए। तीसरा ग्रुप जो 12th B के बच्चे हैं हमारे, वे पहले 9 बच्चे 12th A के साथ जाएंगे और बाद के 9 बच्चे 12th C के साथ जाएंगे। तो इस तरह ग्रुप में कोई संशय तो नहीं? सब स्पष्ट है? ग्रुप की तरफ से तो सब स्पष्ट है ना आपको? बताइए। जी मैम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 12th A और 12th B के पहले 9 बच्चों को लेकर, जो कि है हमारा समूह 1। मैंने अपना राइटिंग पैड और पेन ले लिया है हाथ में, पेन भी मिल गया, लीजिए, बहुत बढ़िया। और हम शुरू हो गए हैं और मैंने यहाँ लिख दिया है समूह 1, साफ साफ लिख देती हूँ। समूह, आप प्रश्न सोचने शुरू कीजिए। समूह 1, समूह 2। तो समूह 1, आपका पहला प्रश्न क्या है? समूह 1 12th A। जी बिल्कुल पूछिए, दीपेन पूछिए। मेरा पहला प्रश्न है कि आवास जहाँ पे वो लोग अपने ऑफिस के नीचे रहने गए थे, जी, वहाँ पे कितने लोग गए थे एन के परिवार के साथ? एन के परिवार, इनका प्रश्न है। एक तो आप ये समझें
कि ऑफिस में नीचे रहने नहीं गए थे, ऊपर रहने गए थे। मैंने एनेक्सी दिखाई भी थी आपको। तो एनेक्सी यानी ऑफिस के कार्यालय जो था वो ऑटो फ्रैंक का, उसके ऊपर सीढ़ियाँ जाती थी और ऊपर वे लोग रहते थे एनेक्सी में। तो दीपेंद्र का प्रश्न है समूह 2 से कि एनेक्सी में एन के साथ, तो दीपेंद्र एन को गिनेंगे या एन को नहीं गिनेंगे? हम गिनेंगे। गिनेंगे, यानी कुल कितने सदस्य थे बताइए समूह 2। समूह 2 को उत्तर देना, समय नहीं है ज्यादा। जी बेटा, समय समाप्त हो रहा है आपका। 12C और हाँ जी पंकज बोलिए। मैम एन के साथ एन की बहन मार्गोट, उसके माता पिता मिसेस डसेल, पीटर, मिस्टर वांडन, और मैम वो एक थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो उसे हमेशा परेशान करते थे, मीन मेक निकालते थे। डेंटिस्ट जो थे। यस मैम। ठीक है, तो कितने लोग हुए? मैम मिस्टर डसेल। मिस्टर डसेल कितने लोग हुए? एन 4 5 6 7 8 हुए, और मैम मिस्टर वांडन। मिस्टर वांडन यानी एन के साथ 8 लोग और। हाँ जी आप बताएं दीपेंद्र, क्या इनका उत्तर सही है? यस मैम। ठीक है, तो 1 नंबर मिलता है समूह 2 को। समूह 2 प्रश्न पूछेंगे समूह 1 से। मैम मैं पूछूं? पूछिए पूछिए। मैम एन पंकज आवाज नहीं आ रही है। तुलना में दोबारा शांति के लिए कोई एक प्रकृति का वरदान दिया गया था, वो क्या है? पंकज आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई है, एक बार और बोलेंगे प्लीज। पंकज का नेटवर्क शायद ठीक नहीं है। पंकज एक बार और बोलेंगे प्रश्न। हाँ, कोई और पूछ सकता है प्रश्न, तो कोई और बच्चा पूछ लीजिए। 12C के बच्चों में कोई और भी पूछ सकता है प्रश्न, उसका नेटवर्क शायद ठीक नहीं है। आजमाया हुआ पंकज आवाज नहीं आ रही है। प्राप्ति भी कह रही है। हाँ बोलिए, अब बोलिए। यह वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में शांति के लिए आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा एन के अनुसार क्या है? समूह 1 आपको प्रश्न समझ में आया? पंकज एक बार और बोल देंगे। यस मैम। अच्छा, शिवम को समझ में आया। शिवम उत्तर दीजिए। मैम एन के अनुसार मैम वो एनेक्सी में मैम जिस जगह मैम वो रह रहे थे मैम, बहुत मतलब सेफली थी उनके लिए मैम, शायद वही थी मैम। अच्छा, क्या उत्तर सही है पंकज? नो मैम, गलत है। तो आप उत्तर मैं बता। हाँ बोलिए बोलिए। मैम उसके अकॉर्डिंग शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लेते वो, तो सही हो जाती स्थिति। पंकज क्या उत्तर? मैम गलत है। गलत है। चलिए सही उत्तर दीजिए। आसमान, बादलों और तारों, चांद और तारों भरी रात की तरफ देखना एन के लिए, एन के अनुसार शांति की रामबाण दवा थी वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में। बिल्कुल सही बात यह है, क्योंकि एन के खिड़कियों पर, मैंने आपको पहले भी बताया, युद्ध की विभीषिका के कारण पर्दे पड़े रहते थे। और पर्दे का मतलब होता है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब भी मैंने आपको कक्षा के दौरान बताया है। तो जब ब्लैकआउट होता था तो पर्दे पड़े रहते थे। जब कभी रात में पर्दे हटाकर एन तारों और चांद से भरी हुई रात को देखा करती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत दुख के साथ समूह 1 आपको मैं अंक नहीं दे पाई हूँ। समूह 1 का प्रश्न पूछेंगे समूह 2 से। बताइए। मैं पूछूं? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। अभिनव ने अमन, हाँ बोलिए, पूछिए बेटा। अमन तुम 12C में हो। किसको बोलना है? हाँ, अभी 12th A और 12th B के आखिर के 9 बच्चे, 18 बच्चे हैं ना, तो 9। हाँ पूछिए रजत गंगवार, पूछिए। मैम मैं पूछ रही हूँ। नहीं, रजत पूछ रहे हैं बेटा, रजत को पूछने देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लेना। एन ने एक दिन का जिक्र किया है, उस दिन के बाद से उसने कहा है कि ऐसा लग रहा था मानो बरसों बीत गए।
जी, वह दिन कौन सा था? वह दिन कौन सा था जिस दिन उसने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो बरसों बीत गए हैं? आपको उत्तर देना है समूह 2 के बच्चों को, 12C और 12B के आखिर के 9 बच्चे। बताइए। कौन उत्तर देने जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है रजत आपका, बहुत अच्छा। मैम रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। रविवार के बाद बरसों बीत गए हैं ऐसा उसे लगा। रजत, क्या इनका उत्तर ठीक है? यस मैम, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे प्राची, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया। और अब जो है 1 नंबर और हो गया है समूह 2 का। अब समूह 2 थोड़ा आसान सा सवाल पूछिए बेटा, आप कठिन कठिन पूछेंगे तो इनके ऐसे गोले गोले बनते जाएंगे। चलिए, समूह 2 पूछेगा समूह 1 से। दो में पूछने देंगे। पूछने दें, अच्छा चलिए, कठिन प्रश्न पूछिए। ओके, 12C और 12th। यस हाँ, मैं पूछ रहा पूछिए हूँ। पूछिए। अमन सागर। एन की डायरी में व्यक्तिगत और ऐतिहासिक पृष्ठ का फर्क मिट गया है, इस कथन से क्या क्या मतलब निकलता है? बहुत अच्छे। एन के डायरी में व्यक्तिगत और ऐतिहासिक पृष्ठ का फर्क मिट गया है, बहुत इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस कथन की व्याख्या कीजिए। 2 वाक्यों में आप व्याख्या कर सकते हैं। ये प्रश्न वैसे भी पाठ के संबंध में भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर देने जा रहे हैं समूह 1 के बच्चे। बताइए, एन के लिखी गई डायरी में इतिहास और व्यक्तिगत निजी सुख दुख का अंतर मिट गया है, कैसे? हाँ, बताइए। आपस में दोनों मिलजुल गए हैं, कैसे? कोई एक घटना बताइए कि कहाँ आपको ऐसा लगा कि ऐसा है। इतिहास और व्यक्तिगत दोनों चीजें मिल गई हैं, भावनाएं, विचार, घटनाएं। मैम मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए शिवम। मैम, जहाँ मैम एन जब मैम अपने मैम उस मतलब उस कॉपी पे जब दिखती थी मैम डायरी अपनी घटना के बारे में, तो उन्हें ऐसा लगता था अंदर से कि जैसे मतलब उनके मतलब जितने भी दुख या दर्द है मैम वो सब समाप्त हो चुके हैं मैम, अंदर से उनकी ऐसी फीलिंग आती थी। एक बात बताइए, वो डायरी क्यों लिखती थी और वो कहाँ लिखती थी डायरी? कहाँ बैठकर? घर में? मैम एनेक्सी में एनएक्सी में, है ना, अज्ञातवास सॉरी में, मैम, है ना? नहीं सॉरी मैम, सॉरी नहीं, ठीक बोला आपने। तो वो डायरी क्यों लिखती, वो एनेक्सी में क्यों जाती? क्योंकि राजनीति के कारण युद्ध। अगर युद्ध ना होता तो वो ऐसे एनेक्सी में छुपती क्या जाकर? अज्ञातवास में उसे जाना पड़ता क्या? तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं जहां इतिहास और निजी सुख दुख का अंतर मिट गया है। तो शिवम गंगवार, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से उत्तर दिया आपने। और इसमें हम बहुत लंबा कर सकते हैं, पर क्योंकि हमारा ये प्रश्नोत्तरी हम कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी चल रही, तो ज़्यादा लंबा उत्तर नहीं लेंगे। तो आपको बिल्कुल सही है उत्तर आपका, और मैं 1 नंबर आपको देने जा रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, खाता खुल गया है समूह 1 का। अब समूह 1 आप समूह 2 से पूछिए। समूह 1 समूह 2 से पूछिए। शुभांशी, आप कह रहे थे पहले कि मुझे पूछना है। मैम हमें पूछना है? जी, आपको पूछना है। अच्छा, 1 मिनट। एन ने ऐसा कब कहा अपनी बहन से कि मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है? मैंने जब सेंधमारी के लिए पीटर ने उन्हें यह बहाना करके बुलाया कि मुझे अंग्रेजी के एक वाक्य में दिक्कत आ रही है, तब एन ने अपनी बहन को कहा कि कुछ दाल में काला है, ये मर्द कुछ कर रहे हैं। क्योंकि सभी मर्दों ने, सभी पुरुषों ने स्त्रियों को अंदर रहने के लिए कहा, और पुरुष निकल करके आए ये देखने के लिए कि सेंधमारी जो हो रही थी या जो भी कुछ वहाँ चल रहा था उसका सामना करने के लिए और देखने के लिए कि क्या सब हो रहा है, और स्त्रियों को उन्होंने अंदर कर दिया था। तो एन ने कहा कि मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है, और यहाँ काली दाल के साथ 1 नंबर समूह 2 का बढ़ गया है। समूह 2 समूह 1 से अगला और तीसरा प्रश्न पूछिए।
समूह 2 मैम जी पूछिए। अमन पूछेंगे, शाबाश पूछिए। बाकी बच्चे भी आगे आइए बेटा, पढ़ा तो सबने है पाठ, तो प्रश्न पूछने भी आगे आना चाहिए ना। मैम एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में स्त्रियों के लिए क्या लिखा गया था? शाबाश, अभी अभी हमने चर्चा भी एन की की है। डायरी के 13 जून 1944 के अंश में स्त्रियों के लिए क्या लिखा गया था? क्या लिखा गया था, बहुत अच्छे, अभी अभी हमने चर्चा भी की है। तो प्रश्न जो है वो है समूह 1 से प्रश्न पूछा गया है। हाँ जी, प्रश्न समूह 2 ने पूछा है समूह 1 से, उत्तर दीजिए। मैम एन ने इस बात का जिक्र किया है कि पुरुष समझते हैं कि वे औरतों से शारीरिक रूप में ज्यादा सक्षम हैं और उन पर शोषण करते रहते हैं। बिल्कुल सही। और उनके एक बात, हाँ उनको सराहना नहीं मिलती। जी बेटा, रजत बोलेंगे। मैम स्त्रियां मैम जो कष्ट उठाती हैं मैम परिवार के लिए, मैम उसके लिए स्त्रियों को कभी सराहना नहीं मिलती। बेटा परिवार के लिए से ज्यादा स्पष्ट करेंगे आप उसको, बच्चों को जन्म देते समय जो कष्ट उठाती हैं, ठीक है। तो बहुत ही खुशी के साथ 12th A और हाँ बिल्कुल 1 नंबर बढ़ गया है आपका। 12th A और 12th B के पहले से 1st से 9 रोल नंबर तक ये बच्चे आपके हो गए। समूह 1 आपको दिख रहा होगा, आपके हो गए हैं 2 नंबर, और समूह 2 आपके हो गए 3 नंबर। चलिए अब हम आते हैं समूह 1 की ओर। समूह 1 आप समूह 2 से प्रश्न पूछेंगे अगला, और शायद ये हाँ पूछिए रजत। मैम एन के पिता की एक दोस्त थी मिया, वो उनकी स्कूल में कब से काम कर रही थी, किस सन से? मिया कब से काम कर रही थी ऑटो फ्रैंक के साथ, ये पूछा है रजत गंगवार ने समूह 2 से। पूछिए, उत्तर दीजिए। समूह 2 मिया कब से काम, सेक्रेटरी थी ऑटो फ्रैंक की, वो कई सेक्रेटरी थे उनके। मैम 1933। 1933 से। तो हमारा 1 नंबर बढ़ा रही हूँ समूह 2 का। समूह 2 अब आप समूह 1 से अंतिम प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न होने जा रहा है। समूह 2 आप समूह 1 से अंतिम प्रश्न पूछेंगे। सौरभ शर्मा पूछिए बेटा। मैम मिस्टर डजेल किसके साथ पत्राचार करते थे और उनके पत्र कौन डील करता था? बहुत अच्छे। मिस्टर डसेल किसके साथ पत्राचार करते थे और उनके पत्रों को कौन डील करता था, कौन आगे बढ़ाता था और कौन उनके जवाब वगैरह इकट्ठे करता था, उनकी मदद कौन करता था? ये प्रश्न है समूह 2 की ओर से। समूह 1 के लिए बताइए। मैम 4 लोग से पत्राचार कर रहे थे। अच्छा, करते थे और कौन उनकी मदद करता था? और बहुत से और भी लोग थे जो उनकी मदद करते थे। आप बता सकती हैं किसी के बारे में? मैं मार्गोट ने किया था। मार्गोट ने मदद की थी उनकी, और भी अन्य कई लोग थे जो कि उनकी मदद करते थे। तो उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने पहला ये उत्तर नहीं दिया था ना, इसकी वजह से चलिए एक प्रश्न मैं पूछती हूँ और कोई भी जवाब दे सकता है, कोई भी जवाब दे सकता है, ठीक है? तो मेरा प्रश्न है और बिल्कुल आपको तुरंत उत्तर देना है, ठीक? मेरा प्रश्न ये है कि डायरी के पन्ने पाठ में किस समय यानी दिनांक सन से लेकर अंतिम किस दिन तक, किस दिनांक तक एन ने अपने आप को व्यक्त किया है, यानी कब से शुरू हुए हैं डायरी के पन्ने पाठ में, दिनांक और कब तक है? मैम 8 जुलाई 1942 से लेकर मंगलवार 13 जुलाई 1944। 13 जुलाई 1944। अब पंकज आप पीछे रह गए बेटा। सुजाता ने मंच जीत लिया और बहुत बहुत खुशी के साथ और थोड़ा थोड़ा दूसरे समूह के लिए दुख के साथ। यहाँ नंबर 1
तो मेरे ख्याल से सुजाता को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। थैंक यू सुजाता। एक मैम बार आंसर मैंने भी दिया था पहले, आधा आंसर मेरा भी है सही। मैम चीटिंग आधा दिया था मतलब तुमने आंसर। के बाद बोला तो है आधे नंबर तो दो। चीटिंग है चीटिंग। ऐसा है हर चीज में लड़ाई नहीं करते, चलो हम मिल गया, हमें एक नंबर अब। लड़ाई ये तो मैम चीटिंग से आया है। नहीं, चीटिंग नहीं है बात। मैम ने पूछा है, आंसर दिया है हम लोगों ने। देखो ऐसा सारे का नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम प्रश्नोत्तरी में ये नहीं था कहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो खेल है बेटा, प्रश्नोत्तरी कोई जंग नहीं। मैम थी जज, मैम ने बढ़ा दिया। देखो कोई नहीं, पंडित ये हाँ ठीक है ठीक है। टेंशन मत ले, आधा पैसा तेरे को मैम फिर भी कोई जीता नहीं, जीत नहीं पाए फिर भी। देखो इसी में सबकी जीत है कि सब जीतें। मैं तो ये मानती हूँ कि सब Yes, ma'am. सब बढ़ें, जीतो यार। सब पढ़ें और सब जीतें। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। माइक आप ऑफ करेंगे, रजत माइक ऑफ करेंगे, रजत माइक ऑफ करिए, बहुत ज़्यादा उसमें शोर आ रहा है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए बच्चों, हम खुद जीतते हैं जब, हमें उतनी ही खुशी दूसरों के जीतने पर भी होनी चाहिए। हम जीत रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन जब कोई दूसरा जीतता है तो हमें उसकी खुशी को भी बांटना आना चाहिए। तो बात कोई चीटिंग की नहीं है, बात कोई और भी नहीं है। बात यह है कि उत्तर पूरा कब हुआ। उत्तर पूरा, अब ये नेटवर्क की दिक्कत भी हो सकती है, मैं मानती हूँ नेटवर्क हो सकता है कि दिक्कत कर रहा हो, लेकिन जो बाजी मार गया सो मार गया वाली बात होती है। सुजाता ने पूरा उत्तर दे दिया पहले, इसलिए पहले ग्रुप को 1 नंबर मिला। और इसके साथ प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। सभी के यानी दोनों समूहों के 4-4 नंबर हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया बेटा इतनी बढ़िया क्लास के लिए और इतने बड़े आपकी सहभागिता के लिए। अब क्योंकि समय हो गया है, आप लीव कर सकते हैं। रिजल्ट में थोड़ी ही देर में और आपकी उपस्थिति के लिए भी गूगल फॉर्म्स थोड़ी ही देर में आपके पास भेज दूंगी। सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।